आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसे कि ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओपन सोर्स का आइडिया कहाँ से आया, ओपन सोर्स की हिस्ट्री क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्लोज सोर्स क्या होते हैं, ओपन सोर्स वाले पैसे कहाँ से कमाते हैं, और ओपन सोर्स के कुछ पॉपुलर लाइसेंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन सोर्स क्या होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अगर अवेलेबल है तो उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि अभी मैंने एक कोई प्रेजेंटेशन का एक एप्लीकेशन बनाई, तो वो एप्लीकेशन बनाने के लिए मैंने कुछ सी प्लस प्लस या जावा में कुछ कोड लिखा होगा। तो मैंने वो एप्लीकेशन बनाने के बाद वो सोर्स कोड जिसमें भी मैंने वो एप्लीकेशन बनाई है वो इंटरनेट पे डाल दिया ताकि आप लोग भी उसे देख सके। तो इसका मतलब ये है कि मैंने मेरे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स कर दिया। यानी कि जिस भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, यानी कि जिस भी कोड से वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो अगर इंटरनेट पर अवेलेबल है तो वो सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल है जैसे कि फायरफॉक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये ओपन सोर्स वाली आइडिया आई कहाँ से। तो 1980s में एक बंदा था जो कि प्रिंटर मशीन पर काम कर रहा था, उसे कुछ अर्जेंट प्रिंट निकालने थे, लेकिन तभी वो मशीन खराब हो गया। तो वो बंदा थोड़ा सा गुस्सा वगैरह हो गया और बाद में उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं खुद इस मशीन को रिपेयर कर सकता हूँ। वो बंदा होशियार था, लेकिन वो मशीन को रिपेयर करने के लिए उसके पास वो मशीन का लेआउट चाहिए था कि कौन सा पार्ट कहाँ पर यूज हुआ है, ताकि वो स्पेसिफिक वो पार्ट में जाके वो पार्ट रिपेयर कर सके। लेकिन प्रिंटर वाली कंपनी ने बोल दिया कि हम लोग ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, हम लोग हमारे कुछ रिपेयर करने वाले भेजेंगे, वो आने में 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको उन्हें पे करना होगा। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो गया कि अगर भाई मैं खुद रिपेयर कर सकता हूँ तो मैं आपके बंदों का इंतजार क्यों करूं, मैं उन्हें पे क्यों करूं। ये इंसिडेंस होने के बाद सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि अगर हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होगा तो हम वो सॉफ्टवेयर को कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसके बग्स फिक्स कर सकते हैं। तो 1980s में एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी यूनिक्स नाम की, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, विंडोज जैसी ही समझ लो आप। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ गया कि भाई ये तो पेड है, हम लोग इतने पैसे दे रहे हैं इसके लिए, फिर भी हमें कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है, हमें अच्छी सर्विस नहीं मिलती है। तो अगर हमारे पास भी इसका सोर्स कोड अवेलेबल हुआ तो हम हमारी कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हमारी पसंद की ही सारी चीजें होगी, हम उसे पर्सनलाइज थीम दे सकते हैं, थीम्स ऐड कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर खुद से बना के उसमें बाय डिफॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो एक बंदा था रिचर्ड स्टॉलमन्स नाम से, तो इसको फादर ऑफ ओपन सोर्स भी बनाया जाता है। तो इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जीएनयू नाम का। ठीक है, तो जीएनयू मतलब उन्होंने एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी स्टार्ट की जो कि बिल्कुल यूनिक्स की जैसी थी, लेकिन यूनिक्स नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने उनका नाम दिया जीएनयू। जीएनयू का फुल फॉर्म ही यही था कि जीएनयू इज नॉट यूनिक्स। तो इन्हें फादर ऑफ ओपन सोर्स कहा जाता है। तो इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जिसको बोला जाता है फ्री सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फाउंडेशन। तो ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फाउंडेशन ने बहुत सारे पॉपुलर ओपन सोर्स जो है टेक्नोलॉजी बनाई, जैसे कि जीसीसी है। आपने देखा होगा कि सी का कोड कंपाइल करते वक्त आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करते थे, जीसीसी स्पेस प्रोग्राम नेम फाइल नेम। तो ये इनकी फाउंडेशन ने बनाया है। तो ये फाउंडेशन बनने के बाद बहुत सारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये फाउंडेशन बनने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी थी, और ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है उसका कर्नल। तो ये बनाने में ये फाउंडेशन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो 1990s में लाइनस नाम का एक बंदा था, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल बनाया, उस कर्नल को लिनक्स नाम दिया गया। तो आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स का कर्नल है, जैसे कि आपका एंड्रॉइड हो गया, तो एंड्रॉइड में भी ओपन सोर्स कर्नल है जिसको लिनक्स का कर्नल बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जैसे कि लिनक्स उबंटू हो गया, फिर रेड हैट लिनक्स हो गया। तो ये सारी चीजें ओपन सोर्स के लिनक्स के कर्नल पर बनाई गई हुई है। तो ये होने के बाद तो जैसे कि वॉर ही शुरू हो गया था माइक्रोसॉफ्ट और ओपन सोर्स के बीच में कि विंडोज अच्छा लिनक्स अच्छा। तो वो वॉर में भी ओपन सोर्स ने थोड़ा बहुत अपर हैंड मिल गया उनको वॉर में भी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमने अभी देखा कि ओपन सोर्स क्या होता है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। तो कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं उसके। तो सबसे पहले हम फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जैसे कि देखो अभी मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने कोई प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने उसका सोर्स कोड इंटरनेट पर डाल दिया। ठीक है, तो सोर्स कोड आप लोगों ने देखा कि हाँ भाई बंदे ने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन
इसमें हम लोग ये फीचर ऐड कर सकते हैं कि सिर्फ ये सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं करेगा, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके देगा, ताकि मैं एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे सेम चीज बार बार दूसरों के सामने ना प्रेजेंट कर नहीं सके। मैं रिकॉर्डिंग भी ऐड कर दूंगा, तो आप में से किसी ने एक ने रिकॉर्डिंग ऐड कर दी और आपका अलग वर्जन बनाया वो सॉफ्टवेयर का कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्लस रिकॉर्डिंग वाला, तो आपने फ्रीली रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऐप बनाया था ना, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने आपके कुछ चेंजेस बना के। तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि सोर्स कोड को आपका एक्सेस होता है, और आपको सब कुछ पता चल सकता है कि ये सॉफ्टवेयर के बैकएंड में क्या चल रहा है, सब कुछ वर्क फ्लो क्या हो रहा है इसका, ताकि कोई आपको इतनी इजीली हैक ना कर सके। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो आपका डाटा वगैरह चुराते हैं, तो अगर उसका बैकएंड आपको पता होगा कि ये सोर्स कोड यूज किया हुआ है, तो आप उसके साथ कंफर्टेबल भी हो सकते हो कि नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है इस सॉफ्टवेयर के साथ। और पांचवा मेजर बेनिफिट है कि बग फिक्सिंग। तो बग फिक्सिंग मतलब क्या होगा कि कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास और आपको बग आ गया उसमें कि नहीं नहीं, ये फंक्शनलिटी नॉट वर्किंग, ये फंक्शनलिटी वर्क नहीं हो रही है, तो आप अगर कुछ काबिल डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो आप, तो आप खुद से वो फिक्स कर सकते हो ना, रादर देन आप डेवलपर को कांटेक्ट करोगे जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, फिर वो आके फिक्स करेगा, उसमें वो 2-3 महीने का लेगा। तो इतना सब टाइम बच सकता है, आप खुद से बग फिक्स कर सकते हो अगर आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है तो। ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट होता है आपका कंट्रोल रहेगा कि बैकएंड में मैं इंफॉर्मेशन, यही इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी नहीं है कि कोई हैक कर रहा है क्या, किसी ने कुछ अलग से इंसर्ट डाल दिया है क्या, कि हाँ मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास रह रही है। तो ये आपके पास कंट्रोल रहेगा आपके सॉफ्टवेयर का कि कितना सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, कितना नहीं करना है, ये सारा कंट्रोल रहेगा। और सेवन थिंग, ये सारा कंट्रोल वगैरह होने के बाद ये सेफ हो जाएगा कि हाँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सेफ होते हैं, क्योंकि उस पर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, सोर्स कोड इंटरनेट पर होता है। अगर किसी को दिखा कि नहीं नहीं यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, तो जल्दी से वो लोग जाके इशू फिक्स कर देते हैं। तो हैकर पहले देखेगा तो वो इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन एक हैकर होगा और थाउजेंड्स ऑफ लोग एक साथ वो सॉफ्टवेयर को देख रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग पहले ही जाके वो सॉफ्टवेयर को फिक्स कर देते हैं। इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो जनरली सेफ होते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक बहुत खास बात होती है कि वो फ्री होते हैं। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, तो ये मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये फ्री होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इन्होंने क्या किया, मोजिला फायरफॉक्स वालों ने मोजिला का सोर्स कोड जो इंटरनेट पर अवेलेबल कर दिया। तो इसी की वजह से आप लोग देखोगे कि मोजिला फायरफॉक्स जैसे बहुत सारे वेब ब्राउजर इंटरनेट पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया कि कोड दे दिया उन्होंने, और उसी का थोड़ा बहुत चेंज करके लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये अगर आपको रोकना है तो इसके लिए ओपन सोर्स के लाइसेंस होते हैं, तो हम लोग वो बाद में देखेंगे कि हम लोग उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि कौन कौन रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे सॉफ्टवेयर बना सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्लोज सोर्स क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, वैसे ही क्लोज सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये चीजें एक्सपेंसिव होती है। जैसे कि आप विंडोज ही देख लो, कि अगर आपको विंडोज का कुछ एक्टिवेटेड वर्जन बनाना लेना हो, तो वो 10K से 15K तक चला जाता है, तो वो थोड़ा सा महंगा हो गया। ऐसे ही क्लोज सोर्स वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये होते हैं, वो कॉपीराइट उन पर मेंशन होता है कि आप लोगों को इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, तभी आप लोग यूज कर पाओगे। दूसरा होता है कि अगर आपको कुछ बग वगैरह आया, तो आपको जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई ये बग फिक्स कर दे, तो वो टाइम लेगा, वो पैसे अलग से लेगा आपसे कि हाँ इतना इतना बग फिक्स कर सकता हो। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप खुद से वो बग फिक्स कर सकते हो कि छोटा मोटा बग है मैं खुद कर लूंगा, फिर भी आप नहीं कर पाते हो क्योंकि उसका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल होता है, आपको एक्सेस नहीं होता है वो सोर्स कोड का। थर्ड होता है कि बैकएंड में क्या चीजें चल रही है वो आपको पता नहीं होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर आपका कौन सा डाटा ले रहे, चुरा रहे, कौन से साइट पर डाल रहे, वो आपको कुछ पता नहीं होता है। तो बैकएंड में जो भी चीजें होती है वो आपको कुछ पता नहीं होता है। थर्ड चीज, सर्विस के लिए आपको टाइम भी लगता है, पैसे भी कॉस्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री होते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी मतलब इनवर्स ट्रू नहीं है कि हर फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम फ्री है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। तो आपके दिल में सवाल आएगा कि डेवलपर को पैसे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि कोई ऐसे फ्री में सॉफ्टवेयर बना के ऐसे बांटते रहेगा तो वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, राइट। तो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा एंड्रॉइड पर,
आपके मोबाइल पर, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री होते हैं, तो उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पहले उनको पैसे मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट से। जैसे कि आपने कोई एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड किया, उसमें कोई अच्छी फंक्शनैलिटी है, तो वो बार बार एडवर्टाइजमेंट भेजते रहते हैं कि हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट है, देखो, फिर हमें पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। दूसरा हो गया कि हमें कभी कभी फुल फंक्शनैलिटी के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, आप हॉटस्टार का एग्जांपल ले लो। जैसे कि हॉटस्टार में नॉर्मल सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन उसके भी अलग अलग टाइप है। वीआईपी सब्सक्रिप्शन है, फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। कुछ एडिशनल अच्छी फंक्शनैलिटी उन्होंने ऐड कर दी और उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, अच्छी फंक्शनैलिटी है तो आपको ये यूज करना है, तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। थर्ड पार्ट होता है कि प्रोवाइडिंग अर्जेंट सपोर्ट, कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपको इमीडिएट उसके सपोर्ट की जरूरत है, आप वो फिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अर्जेंट इमीडिएट सपोर्ट के लिए पे करना होता है। नहीं तो लॉन्ग टर्म अगर आपके पास टाइम है, आपको चलेगा कि ये चीज बाद में भी फिक्स हो जाए, तो वो फ्री में भी हो जाएगी। लेकिन आपको इमीडिएट की इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए पे करना पड़ता है। थर्ड चीज हो गई कि कस्टमाइजिंग कोड को, कस्टमाइज कोड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एग्जांपल लिया था, तो आपने बोला कि हाँ भाई, ये सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुझे मेरे हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए, ताकि जब भी खोले राइट साइड पर मेरा फोटो हो, फिर मेरा सारा नाम हो, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज ऐसी हो। तो सॉफ्टवेयर में आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज कर दूंगा, आप मुझे उसके लिए पे कर देना। तो अगर आप खुद नहीं कस्टमाइज कर सकते तो आप किसी और को पे कर सकते हो कि ये ले भाई कोड, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर ले, ये थोड़े से पैसे ले ले। तो ये कस्टमाइजिंग कोड का भी थोड़ा सा पैसा मिलता है। फिर बाद में आता है डोनेशन। डोनेशन से ओपन सोर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ओपन सोर्स को डोनेट करते हैं कि भाई, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सोर्स कोड अवेलेबल कर दे रहे हो ताकि ये सॉफ्टवेयर और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो जाए। फिर आता है हार्डवेयर सपोर्ट, यानी कि मैंने सॉफ्टवेयर तो बना दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कुछ पर्टिकुलर हार्डवेयर पर ही चलता है, तो वो हार्डवेयर अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे। फिर आता है स्पॉन्सर्स। सो बहुत सारी चीजें स्पॉन्सर्स होती है, कि वो हमें पैसे देंगे कि आप हमारे लिए ये सॉफ्टवेयर बना दो। तो स्पॉन्सरशिप से भी बहुत सारा पैसा आ जाता है। सो लास्ट वे ऑफ अर्निंग है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आपने ये दो नाम तो सुने ही होंगे, हडूप और ओरेकल। तो हडूप मतलब बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूज करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, मैंने सॉफ्टवेयर तो फ्री रखा है, लेकिन आपको अगर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे पास आओ, उसके लिए पे करो, मैं आपको सर्टिफिकेशन दूंगा कि हडूप सर्टिफाइड डेवलपर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपको सर्टिफिकेशन दूंगा, आप मुझे उसके लिए पे करोगे। तो ये भी अर्निंग का एक एग्जाम्पल हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जिससे आपके ओपन सोर्स के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टोरी ऐसी है कि हमारे सिटी में ग्रैनी रहा करती थी, जो बहुत ही अच्छी कुकीज बनाया करती थी। सो ग्रैनी के पास अलग अलग फ्लेवर्स की कुकीज हुआ करती थी, वो बहुत टेस्टी होती थी। तो ग्रैनी की फैमिली ने उन्हें बताया कि ग्रैनी, हमें भी कुकीज बनानी है, आप आपकी रेसिपी हमें बता दो। तो ग्रैनी ने बोला चलो ठीक है, मैं मेरी रेसिपी आपको बता देती हूँ। तो ग्रैनी ने सारी रेसिपी, जो रेसिपी थी, वो सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दी। तो इसका मतलब ग्रैनी ने उनकी कुकीज को ओपन सोर्स कर दिया। रेसिपी बता दी, मतलब कुकीज ओपन सोर्स हो गई। ठीक है, तो एक अंकल थे, अंकल को कुकीज बहुत पसंद आई। उन्होंने कुकीज में थोड़ा सा अलग से चॉकलेट फ्लेवर ऐड करके देखा, काजू काजू बादाम किशमिश सब कुछ ऐड किया, और कुकीज का एक अलग से वर्जन बनाया, चॉकलेट कुकीज विद काजू बादाम किशमिश ऐसा करके। तो ग्राइनी को उन्होंने बोला कि ग्राइनी, आप ये टेस्ट करके देखो, ये आपके कुकीज से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ग्राइनी ने बोला कि ठीक है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ। तो ग्राइनी ने बोला हाँ, अच्छा है, ये सच में बहुत अच्छा है। तो अंकल ने बोला कि ग्राइनी, आप क्या आपकी ओरिजिनल रेसिपी में इसको ऐड कर सकते हो क्या? तो ग्रैनी ने बोला ठीक है, मैं ऐड कर देती हूँ। तो ग्रैनी की ओरिजिनल रेसिपी में ये चॉकलेट वाला फ्लेवर ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रैनी ने आपकी अपनी रेसिपी का एक अलग से वर्जन रिलीज किया विथ चॉकलेट कुकीज। सो ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है कि आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है, आपने कुछ चेंज किया और ऑथर को बताया कि भाई, ये चेंज किया है मैंने, आप अगर चाहो तो इसका अलग से वर्जन बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने पीपीटी वाला एक एप्लीकेशन बनाया था, आपने उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला और मुझे बोला कि ये फीचर अच्छा है, आप आपकी इसमें ऐड कर सकते हो क्या? तो मैंने मेरे ओरिजिनल कोड में उसको ऐड कर दिया। तो इसको बोलते हैं पैचिंग। और आपने मुझे वो सॉफ्टवेयर बनाने में, डेवलपमेंट में मेरी हेल्प की है, तो आप हो गए ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूटर। तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो फिर बाद में ग्रैनी ने क्या बोला कि भाई देखो, मैं शेयर तो कर रही हूँ मेरी रेसिपी, लेकिन तुम्हें अगर ये रेसिपी यूज करनी है तो मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब ग्रैनी ने भी बोल दिया कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है,
तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो स्टार्टिंग में लिखा आता है कि टीएनसी अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, आपको एग्री करना होगा तभी आप आगे जा सकते हो। तो ये सारी चीजों को बोलते हैं लाइसेंसिंग। मतलब कि कोई ऑथर है जिसने कोड बनाया है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि मेरा सॉफ्टवेयर किस प्रकार से यूज होगा, मेरा कोड कौन कौन मॉडिफाई कर सकता है, कितना मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सारी चीजों को लाइसेंसिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे पॉपुलर लाइसेंस है। तो सबसे पहला आ गया हमारा जीएनयू जीपीएल, जिसको बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो ये हमारा जो उबंटू है वो इसी के अंडर आता है, जीएनयू लाइसेंस के अंदर। तो सबसे पहला है कि इसमें कंडीशन है कि आपको ऑथर को बताना पड़ेगा कि चेंजेस के बारे में, कि हमने भाई ये चेंजेस किए हैं आपके इसमें, हम इसका अलग से वर्जन रिलीज कर रहे हैं। जैसे कि ग्रैनी का कुकीज का अंकल ने ग्रैनी को बताया कि मैं चॉकलेट वाला फ्लेवर ऐड कर रहा हूँ ऐसा, तो वो बताना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अंकल ने ऐड कर दिया और कहीं और जाके किसी और नाम से बेच दिया, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो जीएनयूजीपीएल लाइसेंस के अंडर बताना ही पड़ता है। सेकंड पार्ट हो गई कि अगर आप नया वर्जन रिलीज कर रहे हैं ऑथर को बता के, तो वो भी जीएनयूजीपीएल लाइसेंस के अंडर ही रिलीज होगा। मतलब आपको, आप ऑथर हो गए नए वर्जन के, तो आपको भी जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको बताना ही पड़ेगा। सेकंड लाइसेंस हो गया अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिलैक्सिंग है यूजर के लिए, कि ऑथर को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने सोर्स कोड दे दिया है, आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लो, आपको जितना चाहे उतना मॉडिफाई कर लो। आपको किसी भी लाइसेंस के अंडर रिलीज करना है आपका कोड, आप कर सकते हो। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा फ्री है। ठीक है। नेक्स्ट लाइसेंस आता है बीएसडी लाइसेंस। ठीक है। तो बीएसडी लाइसेंस में है कि ऑथर को चेंजेस और चेंजेस के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी भी लाइसेंस के अंडर कर सकते हो आप लोग रिलीज। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप ऑथर का नेम नहीं यूज कर सकते। कि अगर आपको नेम यूज करना है तो रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल ने बनाया है, और उसका सोर्स कोड गूगल ने अवेलेबल कर दिया, और आपने उसमें थोड़ा सा चेंज किया और गूगल के नाम से लोगों को बेच रहे हो कि नहीं भाई ये गूगल ने बनाया है, गूगल ने स्पॉन्सर किया है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो बीएसडी लाइसेंस के अंदर आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी ऑथर से कि मैं आपका नाम यूज कर सकता हूँ क्या पब्लिसिटी के लिए। और लास्ट लाइसेंस है हमारा एमआईटी लाइसेंस। एमआईटी लाइसेंस अब तक का सबसे ज्यादा परमिसिव लाइसेंस है। अभी रिसेंटली फेसबुक ने ये लाइसेंस यूज करना स्टार्ट किया है। तो इसमें भी यही है कि आपको ऑथर को बताना है, बता दो, किसी भी लाइसेंस के अंडर चेंज कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा परमिसिव लाइसेंस है ये एमआईटी लाइसेंस। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर